तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज बकरा ईद है और तमाम देशवासियों को बकरा ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम लोगों को इतनी ताकत, इतना जज्बा दे दें कि जब भी देश के नाम पे कुर्बान होने की बारी आए तो हम सभी आगे आके पहली सफ में कुर्बान होने के लिए खड़े हो जाएं और ये जज्बा हर एक हिंदुस्तानी के अंदर बरकरार रहे। अब सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं और आज की कहानी पंजाब की है। पंजाब में एक ज़िला फतेहगढ़ साहिब और इसी फतेहगढ़ साहिब में एक थाना लगता है, सरहिंद थाना। बात है 19 जून साल 2023, यानी आज से ठीक 10 दिन पहले की। दरअसल इसी सरहिंद थाने में एक गांव था और इसी गांव में एक शख्स जिसका नाम था सुखजीत अपने परिवार के साथ रहता था। ठीक ठाक परिवार था, लेकिन जो सुखजीत था वो शराब पीने का आदी। हर शाम वो निकल जाता, निकलने के बाद ठेके पे जाता, बोतलें खरीदता, खरीदने के बाद पीता, पी के आराम से 9 बजे तक घर पे आता। आने के बाद खाना खाता, खाना खा के सो जाता और रोज़ का वही काम। ऐसे ही 19 जून साल 2023 को सुखजीत जो था वो बाहर निकलता है। अब बाहर निकलता है, घर वालों के लिए भी कोई नई बात नहीं थी। घर वालों को लगा कि अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। घर वाले अपने काम में बिजी हैं, इधर जो सुखजीत है वो बाहर निकल चुका है। देखते देखते वक्त गुजरता जा रहा। रात के 9 बज गए और कायदे से अब तक सुखजीत को आ जाना चाहिए था। रात के 9 बजे हैं, सुखजीत का इंतज़ार हो रहा, सुखजीत लौट के आ नहीं रहा। देखते देखते वक्त और गुजरा, 10 बज गए और जब 10 बज गए तब परिवार वालों को ताजुब हुआ, क्योंकि आमतौर पे जो सुखजीत है वो रात के 9 बजे तक आ जाता था। इधर 10 बज गए और सुखजीत आया नहीं। परिवार वालों को चिंता हुई। परिवार वाले खोजने निकलते हैं और जिस ठेके पे वो जाता था वहाँ जाते हैं पूछने के लिए कि क्या सुखजीत आया था। अब जैसे ही ठेके पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सुखजीत तो आया ही नहीं। अब परिवार वाले और परेशान। इसके बाद आसपास के इलाकों में खोजते हैं कि क्या सुखजीत यहाँ आया था। आसपास के इलाकों में भी पूछताछ के बाद पता चलता है कि सुखजीत नहीं आया। अब पूरे परिवार वाले रात भर, यानी 19 तारीख की पूरी रात और 20 तारीख की सुबह तक सुखजीत को इधर उधर खोजते रहते हैं। कभी फ़ोन ट्राई करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, लेकिन जब कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता तो जो सुखजीत के परिवार वाले थे अगले दिन भाग के थाने पहुंचते हैं और पहुंच के मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद फिर पुलिस वाले भी अब खोजबीन में जुटते हैं। परिवार से पूछते हैं कि क्या हुआ। परिवार वाले पूरा बताते हैं कि कैसे सुखजीत शराब पीने के लिए 19 तारीख को निकला लेकिन लौट के नहीं आया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी रही होगी। इस पे परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके बाद फिर पुलिस वाले अपने तरीके से खोजने निकलते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस से लेके तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के साथ साथ कभी परिवार वालों से पूछताछ करते हैं, कभी आसपास के इलाकों में पता करते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं और संजोग से पुलिस को एक इनपुट मिलता है। इनपुट मिलने के बाद जो पुलिस वाले थे, जहाँ का इनपुट था वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद फिर आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ। आसपास के लोग बताते हैं कि साहब इसी नहर के पास, दरअसल ये जो नहर थी पटियाला रोड पे थी, इसी नहर के पास एक बाइक मिली है, कुछ कपड़े मिले हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो बाइक है और ये जो कपड़े हैं किसी ऐसे इंसान के हैं जिसने इस नहर में कूद के अपनी जान दे दी। अब जब ये इनपुट मिला, इधर एक मिसिंग कंप्लेन दर्ज। पुलिस वाले फिर परिवार वालों से पूछते हैं कि बाइक का नंबर क्या था। परिवार वाले बाइक का नंबर बताते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जब उस बाइक के नंबर को मैच करवाते हैं तो संजोग से जो नहर के पास वो बाइक मिली थी उससे ये नंबर मैच हो जाता है। अब नहर के पास बाइक का मिलना, कपड़े मिलना, पुलिस वालों को लगा और आसपास के लोग भी कहने लगे कि जो मरने वाला शख्स है, यानी जिसने नहर में कूद के इतनी जान दे दी, वो शायद परिवार वालों से कुछ परेशान था। परिवार से कुछ उसकी रंजिश रही होगी या फिर कोई बात रही होगी, इसलिए वो यहाँ पे आया। आने के बाद उसने अपनी बाइक खड़ी की। खड़ी करने के बाद वो नहर में कूद गया। कूदने के बाद उसने अपनी जान दे दी। अब पुलिस वालों को भी ये थ्योरी समझ में आ गई कि हाँ, हो सकता है कि भाई घर में कुछ बात रही हो या फिर कोई और दिक्कत रही हो। शख्स आया होगा, आने के बाद फिर यहाँ पे कूद के अपनी जान दे दिया होगा। बात रफा दफा हो गई। पुलिस वाले भी अब इस मामले में फाइनल क्लोजिंग लगाने वाले थे कि एक शख्स था, उसने नहर में कूद के जान दे दी। परिवार वालों को कुछ पता नहीं। परिवार वाले मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं।
अब इसके बाद 2-3 सवाल अभी निकल के सामने आते हैं। पहला कि अगर उसने कूद के जान दे दी तो बॉडी कहाँ है, और अगर उसने कूद के जान दे दी तो फिर उसने अपने कपड़े क्यों उतारे, क्योंकि आमतौर पे अगर कोई सुसाइड करने जाएगा तो फिर उसको इतना फिक्र नहीं होगा कि मैं अपने कपड़े उतार के सुसाइड करूं। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सारी चीज़ें तो मिल गई, लेकिन जो मरने वाला सुखजीत है उसका मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। अब ये 3 सवाल इतने अहम थे कि पुलिस वाले चाहकर भी इस मामले में अभी फाइनल क्लोजिंग नहीं लगा सकते थे। पुलिस वालों को कुछ नहीं तो कम से कम लाश ढूंढनी थी। लाश ना मिले तो कम से कम एक ऐसा प्रूफ मिल जाए जिससे पता हो जाए कि हाँ, मरने वाला इसी नहर में डूब के मरा। इसीलिए पुलिस वाले टेक्निकल टीम का सहारा लेते हैं। टेक्निकल टीम का सहारा लेते हैं, नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं, साथ ही उस जगह को बारीकी से चेक करवाते हैं। तो कड़ी मशक्क़त के बाद 2-3 चीज़ें निकल के सामने आई। पहला कि वहाँ से कूदने का कोई सबूत नहीं। दूसरा, आसपास के किसी भी इलाके में कोई लाश ऐसी देखी नहीं गई। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो मोबाइल नंबर है ये अभी थोड़े टाइम पहले एक्टिव था और अभी आसपास के इलाके में है, यानी जो ये पटियाला रोड के पास नहर थी उससे 1-8 किलोमीटर के अंतर्गत। अब पुलिस वाले उस फ़ोन को, जिस फ़ोन में ये नंबर चल रहा था, उसको बारीकी से जीरो इन करते हैं। यानी उस 1 किलोमीटर की पूरे इलाके में जब कड़ी छानबीन करते हैं, कड़ी जांच पड़ताल करते हैं, तो उस जगह से थोड़ी दूर पे ही वो फ़ोन ज़मीन के अंदर दबा मिला। अब जैसे ही फ़ोन ज़मीन के अंदर दबा मिलता है तब पुलिस वालों के भौहें खड़ी हो जाती हैं कि एक आदमी अगर वो सुसाइड करने आएगा तो सुसाइड करने में इस तरह की चीज़ें तो नहीं करेगा कि अपना फ़ोन कहीं डंप करेगा, उसके बाद कपड़े उतारेगा, फिर नहर में कूदेगा, उसके बाद लाश भी नहीं मिल रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुसाइड नहीं है, बस इसको सुसाइड दिखाया गया है। अब पुलिस वालों के दिमाग में जब ये बात आई तब पुलिस वाले सही अब जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करते हैं, साथ ही परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी। तो परिवार वाले पहले भी कह चुके थे कि नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। इसके बाद फिर पूछते हैं कि अगर दुश्मनी नहीं तो क्या किसी से बहुत गहरी दोस्ती थी। अब जब ये सवाल पूछते हैं तब परिवार वाले बताते हैं कि हाँ, एक शख्स है जिसका नाम है गुरप्रीत। ये गुरप्रीत मेरे जो सुखजीत थे उनका बड़ा अच्छा दोस्त था। अब पूछते हैं कि फिर ये गुरप्रीत कहाँ का है। उसके बाद फिर उसका एड्रेस परिवार वाले बताते हैं। पुलिस वालों की एक टीम गुरप्रीत के घर पे जाती है, इस उम्मीद में कि गुरप्रीत से जाएंगे, कुछ पूछताछ करेंगे कि गुरप्रीत कहाँ है, क्या कर रहा, सुखजीत से आखिरी बार वो कब मिला था। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले गुरप्रीत के घर पे पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जो चीज़ निकल के सामने आई और वहां जाने के बाद जो कुछ पता चला, उसे जानने के बाद पुलिस वालों के तो होश भागता हो गए। क्योंकि जो गुरप्रीत था वो भी उसी 19-20 तारीख को एक एक्सीडेंट में मर चुका था। उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था। बॉडी इस तरह से ख़राब हो गई थी कि पहचानना भी मुश्किल। और पत्नी जो थी वो जाती है, जाने के बाद पहचान करती है, उसके बाद अंतिम संस्कार हो जाता है। यानी जिस तारीख को सुखजीत गायब था ठीक उसी तारीख को गुरप्रीत की भी मौत हो जाती है। अब पुलिस वाले जब ये खबर सुनते हैं तो सुनने के बाद और चौंकते हैं कि एक शख्स था जो 1 तारीख को गायब हुआ, 19 तारीख को, उसी तारीख को उसका एक जिगरी यार वो भी मर जाता है। सुखजीत का कुछ पता नहीं, जो जिगरी यार था गुरप्रीत, उसकी मौत हो चुकी। तो आखिर ये सारा माजरा क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच कोई लिंक हो। ऐसे तो अब कोई लिंक निकल के सामने भी नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस वाले थे, उनको ये सब सोचना लाजमी था। अब पुलिस वाले इधर सुखजीत को भी खोज रहे हैं और दूसरी तरफ इस गुरप्रीत की मर्डर की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कायदे से जो रोड एक्सीडेंट था उसका। अब पता कर रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा था जिसने गुरप्रीत का भी एक्सीडेंट करवा दिया हो, इधर सुखजीत को भी गायब कर दिया हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 2 अलग अलग दुश्मन हो तो सेम टाइम पे दोनों अलग अलग तरीके से ठिकाने लगाए जाते हैं। इसीलिए जब पुलिस वाले अब गुरप्रीत के भी मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद एक चीज़ जो निकल के सामने आई और एक मुखबिर ने जो सूचना दी, उसे सुनने के बाद तो पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल जो मुखबिर था वो बताता है कि गुरप्रीत तो अभी जिंदा है और हाल में ही देखा गया। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अब ये क्या, परिवार वाले बता रहे हैं कि मर गया, आसपास के लोग बता रहे हैं कि मर गया, डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है, तमाम तरह की चीज़ें हो गई, जो धर्म के हिसाब से चीज़ें होती हैं, जो भोग होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, वो सारी चीज़ें भी हुई। तो फिर ये कैसे कि गुरप्रीत जिंदा है।
और जिंदा है तो फिर वो अंतिम संस्कार किसका हो गया। अब पुलिस वाले इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उस इनपुट से, यानी जो मुखबिर था, उससे पूछते हैं कि गुरप्रीत को तुमने देखा कहाँ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी आंखों की भूल हो। इस पे वो मुखबिर बताता है कि नहीं साहब, मेरे आंखों की भूल नहीं है, मैंने देखा था। इसके बाद फिर पूछते हैं कि कहाँ देखा था, तो फिर वो जगह बताता है। अब पुलिस वाले अपने दलबल के साथ उस जगह पे जाते हैं, जानने के बाद छापा मारते हैं, और मारने के बाद संजोग से जो गुरप्रीत था वो वहाँ से जिंदा मिलता है। अब गुरप्रीत जब जिंदा मिला और इधर परिवार वाले अंतिम संस्कार कर चुके हैं, तो फिर अगर गुरप्रीत जिंदा है तो अंतिम संस्कार किसका हुआ, और जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसकी बॉडी थी, जिसका अंतिम संस्कार हो गया, जिसका पोस्टमार्टम हुआ, वो किसका था। अब ये तमाम सवाल थे जब आप कुछ भी नहीं था, और मेन इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि अगर गुरप्रीत जिंदा है तो ये लौट के अपने घर पे क्यों नहीं गया। अब यहीं से गुरप्रीत के ऊपर पुलिस वालों को शक भी हुआ, और जब शक हुआ तो पुलिस वाले गुरप्रीत से सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो फिर गुरप्रीत जो था वो टूटता है, और टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। और इस कहानी को सुनने के बाद जो पुलिस वाले थे कायदे से वो भी शक्ते में आ जाते हैं। दरअसल गुरप्रीत बताता है कि जो गुरप्रीत है वो हल्दीराम एंड कंपनी का होलसेल का बिजनेसमैन है। कंपनी से सामान उठाना, होलसेल पे अलग अलग डीलरों को बेचना, मोटा मुनाफा भी कमाना, ये तमाम चीज़ें इसकी ज़िंदगी में चलती रही। अच्छा खासा पैसा ये कमाता रहा। लेकिन साल 2021 से ही पता नहीं क्या हुआ कि इसके बिजनेस को एक तरह से नज़र लग गई। अब ना ही उसे उस हिसाब से पैसे मिल रहे थे, ना ही उस हिसाब से इसको प्रॉफिट हो रहा। पैसे की अच्छी खासी तंगी हो गई। कई जगह से इसने कर्ज भी ले रखा था। जो कर्ज देने वाले थे वो भी बार बार परेशान कर रहे थे कि मेरा पैसा लौटाओ। इसके पास कोई साधन नहीं था कि ये पैसा कहाँ से दे। तो फिर ये करे तो करे क्या। ये अपनी पत्नी से भी इस बारे में डिस्कस करता है। एक दोस्त था जिसका नाम था राजेश कुमार शर्मा, उससे भी डिस्कस करता है। तो पत्नी तो महज ढाढ़स बंधाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दोस्त था वो संजोग से जो फतेहगढ़ साहिब का कोर्ट है उसमें एक फोटो स्टेट की दुकान चलाता है। पार्ट टाइम में ये बीमा एजेंट भी था। तो फिर जब राजेश कुमार शर्मा से ये जो गुरप्रीत है वो पूछता है कि मैं क्या करूं यार, इतना कर्जा हो गया और इनकम एक भी नहीं है, तो जो राजेश कुमार शर्मा है वो बताता है कि काम कर सकते हैं। वैसे तो काम बड़ा रिस्की है, लेकिन कायदे से अगर ये काम हो गया तो फिर हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। अब ये बात जैसे गुरप्रीत सुनता है तो कहता है भैया ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद हम लोग करोड़पति हो जाएंगे, यहाँ 1000 रुपये देखने को नसीब नहीं है। तो फिर राजेश कुमार शर्मा एक आइडिया देता है और कहता है कि तुम अपना एक बीमा करवा लो, एक एक्सीडेंटल बीमा। उसके बाद किसी अपने ही जैसे दिखने वाले शख्स का एक्सीडेंट करवा दो, घर वालों को बता दो कि वो बॉडी क्लेम कर दें कि तुम्हारी है, बॉडी इस तरह से ख़राब होगी पहचान ना हो पाए। उसके बाद फिर घर वाले उस इंश्योरेंस की बीमे का पैसा ले लेंगे, थोड़े टाइम तक तुम अंडरग्राउंड रहना, उसके बाद लौट के आ जाना। अब गुरप्रीत को भी ये आइडिया एकदम जच जाता है, अपनी पत्नी से डिस्कस करता है, परिवार वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे करना है। परिवार वाले एकदम एग्री हो जाते हैं। उसके बाद साल 2021 में इसका बीमा होता है। बीमा टोटल 4 करोड़ रुपए का था, यानी अगर गुरप्रीत था, अगर उसकी एक्सीडेंट में मौत होती तो 4 करोड़ रुपए उसको मिलते। अब यहीं से फिर तलाश शुरू होती है गुरप्रीत जैसे दिखने वाले किसी शख्स की, यानी कोई ऐसा हो जो एकदम हूबहू गुरप्रीत जैसा दिखे। अलग अलग लोगों को ये लोग मिलते हैं, अलग अलग लोगों को तलाशते हैं कि कौन ऐसा है। कभी कोई कोमल नाम का लड़का मिलता, कभी कोई और मिलता। किसी के हाथ में टैटू बना था इसलिए वो रिजेक्ट हो गया, किसी की कदकाठी उस हिसाब से नहीं थी इसलिए रिजेक्ट हो गया। कोई ऐसा था जो सिलेक्ट तो हुआ लेकिन उससे दोस्ती ही नहीं की जा सकी, उसे जाल में फंसाया ही नहीं जा सका, तो वहाँ से वो रिजेक्ट। यानी तमाम तरह की कोशिशें, तमाम तरह के लोगों से ये लोग साल 2021 से ही मिल रहे थे, कभी किसी और से, कभी किसी और से। कोई ऐसा होता जिसको ये लोग शिकार ना बना पाते तो उसको भी छोड़ देते। इसी क्रम में मिलते मिलाते ये लोग फाइनली मिलते सुखजीत से। सुखजीत हूबहू गुरप्रीत जैसा दिखता था, बॉडी वगैरह सब सेम थी, शराब का वो आदी था। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के आज से लगभग 10 महीने पहले गुरप्रीत जो था वो सुखजीत से दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करता है, दोस्ती करने के बाद फिर आए दिन उसको शराब पे बुलाता, आए दिन उसको चिकन मटन खिलाता। अब सुखजीत भी एकदम डिस्टर्ब कि भैया ऐसा इतना अच्छा दोस्त आजकल के कलयुग के टाइम में कि लगातार मुझे शराब पिला रहा, लगातार मुझे कुछ खिला रहा।
आए दिन ये गुरप्रीत के पास आता, आए दिन गुरप्रीत इसकी अच्छी खासी खातिरदारी करता, लगातार रोज़ रोज़ कोई ना कोई कंपनी की शराबें पिलाता। सुखजीत एकदम खुश। अब लगातार ये 10 महीने तक जो गुरप्रीत था वो सुखजीत का भरोसा जीत लेता है। 10 महीने तक लगातार भरोसा जीतने के बाद फिर फाइनली जब इसे लग जाता है कि जो शिकार एकदम जाल में फंस चुका है, अब काम हो सकता है, तो फिर 19 तारीख को जो गुरप्रीत है वो सुखजीत को बुलाता है। बुलाने के बाद फिर कहता है कि आओ शराब पीते हैं। सुखजीत एकदम खुश भागा भागा पहुंचता है। पहुंचने के बाद फिर जो सुखजीत है उसको गुरप्रीत शराब पिलाता है। शराब में उसने गोलियां मिला दी थी। अब सुखजीत जैसे ही पीता है तो बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद ये सारे लोग इसको लेके आते हैं। आने के बाद फिर इसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद एक हाईवे पे ट्रक के पिछले टायर के नीचे सुखजीत को रख देते हैं और वो जो टायर था उसको ड्राइवर जो है आगे बढ़ा देता है और चेहरे और सीने के ऊपर से गुजरता है। चेहरे और सीने के ऊपर से वो ट्रक गुजरता है। अब जाहिर सी बात है जिसके ऊपर ट्रक गुजरेगा तो बॉडी एकदम ख़राब। अगले ही दिन जो गुरप्रीत की वाइफ थी वो रोड एक्सीडेंट में मिली उस बॉडी को क्लेम कर लेती है। क्लेम करने के बाद बॉडी घर पे लाती है, अंतिम संस्कार कर देती है। इसके बाद ये सारे लोग जो सुखजीत की बाइक थी, चूँकि उनको पता था कि भले ही ये मामला ना खुले गुरप्रीत वाला, लेकिन इधर सुखजीत को भी हम लोग गायब कर रहे हैं, तो सुखजीत को भी ऐसे दिखाना है कि इसने सुसाइड कर लिया, नहीं तो फिर मिसिंग कंप्लेन दर्ज होगी तो उसमें हमें भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सुखजीत की बाइक को, उसके कपड़े को उस नहर के पास ले जाके छोड़ देते हैं ताकि पुलिस वालों को और परिवार वालों को लगे कि बाइक यहाँ है और कपड़े यहाँ हैं, तो फिर जो सुखजीत है वो शायद नहाते हुए डूब गया या फिर वैसे ही सुसाइड कर लिया। अब इनकी सारी थ्योरी पास हो गई थी, लेकिन इनकी एक दिक्कत थी कि मोबाइल का क्या करें, क्योंकि मोबाइल तो एक तरह से जीता जागता ऐसा सबूत है कि जिसके पास से मिलेगा वो दोषी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मोबाइल को वहाँ पे दफना दिया। उसके बाद फिर थोड़े टाइम तक गुरप्रीत जो है अंडरग्राउंड हो जाता है, इस उम्मीद में कि कुछ दिन बाद जब मामला नॉर्मल हो जाएगा तो फिर मैं बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद फिर बाहर आने के बाद अपने परिवार के साथ उस 4 करोड़ रुपए के साथ मौज करूँगा। लेकिन वो तो भला हो पुलिस का कि पुलिस ने ही बीच में इस मामले को सुलझा लिया और ये सारे लोग अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। टोटल कई लोग थे उसमें। गुरप्रीत था, उसकी वाइफ थी, राजेश कुमार शर्मा थे, बाकी 1-2 लोग और थे। अभी मामला कोर्ट के अधीन है, देखिए क्या सज़ा होता है। लेकिन बड़ा ताजुब होता है कि 10 महीने पहले किसी शख्स से इसलिए दोस्ती की गई कि 10 महीने बाद उसका कत्ल किया जा सके। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बात को किसी मूवी के एक कैरेक्टर ने बोला था। मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे, MS धोनी, दशरथ मांझी, शकुंतला देवी और आनंद। तो जो सही जवाब है दशरथ मांझी, क्योंकि दशरथ मांझी जो थे एक पहाड़ से फिसल के गिरने की वजह से उनकी वाइफ की मौत हुई और मौत होने के बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि इस पहाड़ को हम तोड़ देंगे। एक छीनी हथौड़ी वो उठाते हैं, उठाने के बाद फिर लगातार वो 22 सालों तक उस पहाड़ को काटते हैं और काट के एक रास्ता निकाल देते हैं। इस कहानी के ऊपर एक मूवी बनी थी साल 2015 में जिसका नाम था मांझीराम माउंटेन, और उसी मूवी में यह डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस सवाल का सही जवाब दिया वो है राजेश सौ जी हैं और जनार्दन राजभर जी हैं, अजय गर्ग जी हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं और अजीत कुमार जी हैं और आरती मंगोलकर जी हैं, नमिता पटनायक जी हैं, दीपक जट जी हैं और सहजेब खातून जी हैं, ताहिर हुआरी जी हैं और महादेव शर्मा जी हैं, विश्वजीत हैं, गौतम हैं, आदित्य हैं, अवंती होरू जी हैं, मौसम कुमारी जी हैं और माफ़ कीजिएगा मौसम कुरैशी जी हैं और समृद्धि जी हैं, अर्जुन सकपोटा जी हैं, मनोज पाल जी हैं, सुशील खान जी हैं, के ठाकुर जी हैं और साथ ही इसके साथ हैं संजय जी न्यू दिल्ली से, विजय सिंह जी हैं, राज सोनी जी हैं और उमेंद्र नाथ पांडे जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसी अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि साल 2021 में राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर किस दूसरे देश के सशस्त्र बल ने भाग लिया था। साल 2021 में राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में
किस दूसरे देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है मालदीव। तो आपको जो सही ऑप्शन लगे आप उसे कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही आपकी कहानी आज की कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।